गुड मॉर्निंग फैमिली, मेरा नाम विजय है और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे वी आर स्टडी विद टारगेट। आज का टॉपिक है स्टैटिक जीके। स्टैटिक जीके में आज हम डे 5 पे काम कर रहे हैं। डे 4 तक ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डाल चुका हूँ, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने हर वीडियो में रिपीट किया, ये 2000 क्वेश्चन की पूरी एक सीरीज़ है जिसके अंदर हम हर एक डे के अंदर अराउंड 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले भी देखे गए हैं, आगे फ्यूचर में भी देखने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और कुछ बकेट्स भी ऐसी होती है जहाँ से क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, जिसको मैंने पूरे को क्लब करके 2000 क्वेश्चन के अंदर मैंने इसको मिलाया है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा, आई होप कि आपको ये कंटेंट पसंद आएगा। अगर आपको ये पसंद आता है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने नियर एंड डियर्स को, अपने भाई बंधुओं को, अपने मित्रों को इसको शेयर कीजिए। राइट, तो शुरू करते हैं फटाफट हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की किसने शुरुआत की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? ए ओ हुयूम द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ए ओ हुयूम द्वारा की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत। नेक्स्ट है कि स्पेन की संसद का क्या नाम है। तो स्पेन की संसद का नाम क्या है? कॉर्टेस जेनरालेस। क्या है? कॉर्टेस जेनरालेस। कहाँ की संसद का नाम है? स्पेन की संसद का नाम है। नेपाल की संसद के बारे में क्या पढ़ा था? क्या है उसका नाम? राष्ट्रीय पंचायत। और हमने कल पढ़ा था जापान की संसद का क्या था? डायट। नेक्स्ट है, कौन सा दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। तो कौन सा दर्रा है जो श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है? बुर्जिल दर्रा। कौन सा दर्रा? बुर्जिल दर्रा श्रीनगर से गिलगित को जोड़ता है। नेक्स्ट है, और ये दर्रा बेसिकली क्या होता है? जो जैसे पहाड़ होते हैं ना, पहाड़ों के बीच का जो होता है ना रास्ता, यानी कि प्राकृतिक रास्ता, मतलब जो बाय नेचर बना होता है, दो पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बना होता है उसको दर्रा कहते हैं। तो क्या होता है, कभी इस एक स्थान से दूसरे स्थान जाना होता है तो पहाड़ को क्रॉस करके जाना पड़ता है, यानी पहाड़ों के बीच में से होकर जाना पड़ता है। जैसे हम पहाड़ों के बीच में से होके जाते हैं, उसी जगह को, उसी जो रोड होती है या वैसे रोड होती है, वो तो रोड तो बना देते हैं बाद में गवर्नमेंट। अगर क्या कहते हैं, कच्चा रास्ता भी होता है तो उस जगह को क्या कहते हैं? उस रास्ते को जहाँ से हम एक जगह पहाड़ों के अंदर से एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उसको दर्रा कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज किसका एक वैज्ञानिक नाम है। तो ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज किसका एक वैज्ञानिक नाम है? सरसों। ये सरसों का एक वैज्ञानिक नाम है। किसका वैज्ञानिक नाम है? सरसों का नाम, वैज्ञानिक नाम है ब्रेसिका कंपेस्ट्रीज। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर निगम के प्रावधानों का वर्णन किया गया है। यानी भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची है जिसके नगर निगम का प्रावधानों का वर्णन किया गया है? तो अनुसूची 12 है और भाग 9 का है। कल हमने पढ़ा था कि पंचायती, अगर पंचायत राज होते तो पंचायत राज भारतीय संविधान में कहाँ पे है? कौन सी अनुसूची में? अनुसूची 11 के अंदर है। वो कौन से भाग में? वो भाग 9 में है। और जो नगर निगम है वो कौन से भाग में है? वो भाग 9 का में है, अनुसूची 12 में है। ठीक है। जैसे कि हमने कल पढ़ा था कि अगर मानक भाषा के बारे में बात की जाएगी तो मानक भाषा कहाँ पे है? किसमें? अनुसूची 8 में है। और मानक भाषा है कितनी? कितनी है मानक भाषा? 22 है। और अंग्रेजी हमारे भारत के संविधान के अंदर मानक भाषा के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। और SC ST किसके अंदर आता है? SC ST से जो प्रावधान है वो आते हैं भाग किस में आते हैं? 5 में। किस में आते हैं? भाग 5 में आते हैं। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप सबसे छोटा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। और एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है अभी कि डाउन्स जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? वो ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में ही पाए जाते हैं। और अगर पूछा है कि वेल्ट्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और स्टेपिस किया था हमने कल परसों कि स्टेपिस कहाँ पाए जाते हैं? वो हमें यूरेशिया में, यूरोप और ऊपर के जो एशिया का पार्ट है वहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट है, दिल्ली में स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है। तो दिल्ली में जो लोटस टेम्पल है वो किस धर्म से संबंधित है? तो कौन सा धर्म है? बहाई धर्म। कौन सा धर्म? बहाई धर्म से संबंधित है दिल्ली में लोटस टेम्पल। कभी आप दिल्ली आएंगे तो वो काफ़ी अच्छी जगह है घूमने के लिए, और बिल्कुल जस्ट लोटस टेम्पल के सामने ही कालका माता जी का मंदिर भी है।
और बाय मेट अगर कोई आता है यहाँ पे, अगर आप इस वीडियो को सुन रहे होगे, आप किसी भी स्टेट में रहते होगे और अगर आपको दिल्ली आना होगा तो आप बहुत आराम से बाय मेट्रो दिल्ली में कहीं भी घूम सकते हैं। बाय मेट्रो कालका जी का जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ से आप कालका माता के मंदिर जा सकते हैं। बिल्कुल जस्ट रोड क्रॉस करने के बाद ही लोटस टेम्पल भी पड़ता है। ठीक है, कौन से धर्म से संबंधित है? बाही धर्म से संबंधित है। और आई थिंक सो ये मंडे को बंद होता है, वो आप कंफर्म कर लेना जब आपको आना होगा तो। नेक्स्ट है, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किस भारतीय को सम्मानित किया गया था? तो भौतिक विज्ञान के बारे में अगर बात करें तो उस भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला भारतीय कौन था जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था? सीवी रमन। कौन थे? सीवी रमन। कब मिला था? 1930 में मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। कल हमने किया था साहित्य के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसको मिला था? जो साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था वो मिला था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसको मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ये पूछ रहा है कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला था? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में पहला नोबेल पुरस्कार किसको मिला था? सीवी रमन को मिला था, 1930 में मिला था। और इनका एक क्या कहते हैं फॉर्मूला है ना, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव। नेक्स्ट है, फुटबॉल के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। फुटबॉल के खेल में एक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। पोलो के खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु का सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? डाल्टन के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था? डाल्टन के द्वारा किया गया था परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट है, अगर आपको लग रहा हो कि काफ़ी स्पीड में मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप यूट्यूब में ऑप्शन होता है कि आप वीडियो को स्लो करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं, कहीं कहीं पे एक्सप्लेन भी करना पड़ता है, तो अराउंड 1 घंटे से ऊपर की वीडियो बन जाती है। तो कोशिश की जाएगी कि टाइम को सेव किया जाए और कंटेंट में थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे? क्वेश्चन कह रहा है कि कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण किस वॉयसराय के टाइम में हुआ था? तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि विक्टोरिया मेमोरियल हॉल है कहाँ पे, तो कहाँ पे है? कलकत्ता में है। विक्टोरिया मेमोरियल हॉल कहाँ पे है? कोलकाता में है। किस वॉयसराय के टाइम पे ये बना था? तो ये बना था कर्जन के टाइम पीरियड पे। किसके टाइम पे बना था? कर्जन के टाइम पीरियड पे। कल जब हम डे 4 पे काम कर रहे थे तो कर्जन का नाम आया था। कर्जन का नाम किस चीज़ में आया था? कर्जन का नाम आया था बंगाल विभाजन के टाइम पे। ठीक है, अगर पूछे बंगाल विभाजन के टाइम पे वायसराय कौन था तो कर्जन था। बंगाल विभाजन हुआ कब था? 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन के साथ हमने 2 चीज़ें और करी थी। 1907 का सूरत अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने, जिस टाइम पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो 2 भागों में बढ़ गई थी, गरम दल और नरम दल। फिर हमने बात की थी 1916 का लखनऊ अधिवेशन, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? मजमूदार द्वारा। ठीक है, अंबिका चरण मजमूदार द्वारा उसकी अध्यक्षता की गई थी। उस समय क्या हुआ था? उस समय हुआ था कि जो नरम दल, गरम दल और मुस्लिम लीग थे, ये तीनों के तीनों आपस में वापस मिल गए थे। नेक्स्ट है, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है? तो किसे कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली? किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। किसको? लाइसोसोम को कहते हैं कोशिका की आत्मघाती थैली। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी कि रमन प्रभाव की स्मृति में किस दिन मनाया जाता है? अभी थोड़े दिन पहले हमने पढ़ा था कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किसको मिला था? कहते हैं नोबेल पुरस्कार रमन को मिला था। ठीक है, सीवी रमन जी को मिला था, 1930 में मिला था। राइट, क्या था, क्यों मिला था? इनके रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव के कारण मिला था। तो रमन प्रभाव की जो स्मृति में जो हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं तो वो किस दिन मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं हम 28 फरवरी को। कब बनाते हैं? 28 फरवरी को बनाते हैं हम लोग राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। किन की स्मृति में मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस? सीवी रमन जी के स्मृति में मनाते हैं। इनको क्या मिला था? इनको भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1930 में मिला था। ठीक है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी मनाते हैं। कुछ और भी कर लेते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये है ये 9 जनवरी में आता है। और किससे संबंधित है? ये गांधी जी से संबंधित है। तो गांधी जी जो है वो आप किसी भी लेवल का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, पीस किसी भी स्टेट लेवल के पीसेस का हो, कुछ भी हो, एनटीपीसी का हो, रेलवे का हो, तो गांधी जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पे। मतलब देखा गया है कि एक क्वेश्चन तो फंस ही जाता है उनसे। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आई रिक्वेस्ट यू एंड एडवाइस टू यू कि गांधी जी से संबंधित A to Z जितने भी इंफॉर्मेशन है, उनके आंदोलन क्या थे, कब भारत में आए थे, कब क्या किया था उन्होंने, ठीक है, हर एक चीज़ जो है वो आप पढ़ के जाना। ठीक है, तो
जो प्रवासी भारतीय दिवस है कब मनाते हैं? 9 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं प्रवासी भारतीय दिवस? 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं 10 जनवरी को। गांधी जी जिस दिन आए थे 9 जनवरी को, उसके नेक्स्ट डे में हम विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं, ऐसे याद कर लेना। गांधी जी कब आए थे? क्या कहते हैं, 9 जनवरी को। उस दिन कौन सा दिन मनाते हैं हम? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। गांधी जी के आने के बाद हमने कौन सा दिन बनाया था? विश्व हिंदी दिवस। कौन सा? विश्व हिंदी दिवस गांधी जी के आने के बाद 10 जनवरी को, ठीक है। और 15 जनवरी क्या है हमारा? थल सेना दिवस। 15 जनवरी थल सेना दिवस। नेक्स्ट है यहाँ पे, और अगर अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस आएगा वो कब आएगा? 15 मार्च को। नेक्स्ट है सिग्मो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो सिग्मो फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। कौन से राज्य में मनाया जाता है सिग्मो फेस्टिवल? गोवा में मनाते हैं, ठीक है। और गोवा क्या कहते हैं, स्वतंत्र कब हुआ था? तो 1961 में हुआ था। कब हुआ था? 1961 में गोवा स्वतंत्र हुआ था। किन से स्वतंत्र हुआ था? किन के अधीन था उस समय तक वो? 1961 तक वो किसके अधीन था? पुर्तगालियों के अधीन था। तभी कहा जाता है कि अगर आप हिस्ट्री को पढ़ोगे तो सबसे पहले आने वाले कौन थे? पुर्तगाली। और सबसे बाद जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली। यानी सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा कराया था। वह नगर या केंद्रीय शासित प्रदेश कौन सा है? तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा किसी नगर के अंदर जो भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो झंडा है वो फहराया गया था, राइट। तो वो नगर कौन सा है, केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो कौन सा है? मणिपुर है। क्या है? मणिपुर। तो 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस जी ने कहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था? कहाँ फहराया था? मणिपुर में फहराया था। कहाँ फहराया था? मणिपुर में फहराया था। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र कहाँ पे है? तो कब्र कहाँ पे है कुतुबुद्दीन ऐबक की? लाहौर पाकिस्तान में है। कहाँ पे है? लाहौर पाकिस्तान में है कुतुबुद्दीन ऐबक की कब्र, ठीक है। और कल हम कुतुबुद्दीन ऐबक से हमने क्वेश्चन पढ़ा था कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी, ठीक है। और किसकी याद में बनाया गया था कुतुब मीनार? कुतुबुद्दीन काकी की याद में बनाया गया था कुतुब मीनार। और फिर क्या कहते हैं कुतुब मीनार की क्या कहते हैं इसे नींव रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो काम कंप्लीट कराया था वो किसने कराया था? इल्तुतमिश ने कराया था। मगर उसके बाद क्या था कि उसके ऊपर बिजली गिर गई थी और इसके ऊपर के 2 फ्लोर टूट गए थे। फिर उसके बाद इस पर दोबारा से काम किया गया था। वो किसके द्वारा कराया गया था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया था। और कुतुब मीनार के अंदर जब एंट्री करते हैं तो एक दरवाज़ा आता है, उसका नाम है अलाई दरवाज़ा। किसके द्वारा बनाया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट है कि किस दर्रे से होकर जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग गुजरता है? तो कौन सा दर्रा है जिससे हम जम्मू से होकर श्रीनगर जाते हैं, राइट। तो जम्मू से होकर श्रीनगर जाते हैं बनिहाल दर्रे से। कौन से दर्रे से? बनिहाल दर्रे से होकर हम क्या करते हैं? जम्मू से कहाँ चले जाते हैं? श्रीनगर जाते हैं। मान लो अगर आप जम्मू घूमने जा रहे हो और जम्मू के बाद आपको जाना है श्रीनगर, तो कैसे जाओगे? तो बनिहाल दर्रे से होके जाओगे। कौन से दर्रे से होके जाओगे? जम्मू से कश्मीर बनिहाल दर्रे से होके जाओगे। नेक्स्ट है अफगानिस्तान और लद्दाख की सीमा की लंबाई कितनी है? तो अफगानिस्तान और लद्दाख की सीमा की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर है। सबसे कम जो लंबाई मानी जाती है वो इसी की मानी जाती है, लद्दाख और अफगानिस्तान की सीमा की। और अफगानिस्तान की सीमा के साथ एक क्वेश्चन और दिमाग में आ रहा है इसका। आपको ये क्वेश्चन सुना होगा कि डूरेंट रेखा किस दो देशों के मध्य थी? तो स्टार्टिंग में जो डूरन रेखा थी वो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी, मगर उसके बाद जब पाकिस्तान बन गया था तो डूरन रेखा जो है वो कहते पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य आ गई है। नेक्स्ट है भारत में मंगोलियाड प्रजाति कहाँ पाई जाती है? तो मंगोलियाड प्रजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? किस जगह पाई जाती है? उत्तरी पूर्वी भारत में। कहाँ पे? उत्तरी पूर्वी भारत में पाई जाती है मंगोलियाड प्रजाति। नेक्स्ट है वर्तमान में डूरन रेखा किस देशों के मध्य है? ये भी थोड़ी देर पहले हम लोग करी थे। तो वर्तमान में किस 2 देशों के मध्य है? वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य है। मगर जब खींची गई थी डूरन रेखा तो अगर ये पूछा जाए कि जब डूरन रेखा खींची गई थी तो वो किन 2 देशों के मध्य थी? तो भारत और अफगानिस्तान के मध्य थी। मगर वर्तमान में किन 2 देशों के बीच में रह गई है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य में रह गई है। नेक्स्ट है
अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में रचित है? अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत किस पुस्तक में रचित है? तो कौन सी पुस्तक में रचित है? चचनामा में। कौन सी पुस्तक में रचित है? चचनामा में। लेखक कौन थे उसके? अली अहमद। कौन थे लेखक उसके? अली अहमद। अगर क्वेश्चन आता है कि अरबों द्वारा सिंध विजय का वृत्तांत, मतलब अरबों द्वारा सिंध विजय का पूरा जो वितरण है वो किसके द्वारा बताया, कौन सी पुस्तक में बताया गया? तो चचनामा में बताया गया। कौन सी पुस्तक में? चचनामा। और किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन का यही बन जाता है कि चचनामा किसके द्वारा लिखी गई है, तो किसके द्वारा लिखी गई है? अली अहमद द्वारा लिखी गई है। कुछ और बुक्स है जो कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। तारिक ए फिरोज शाही। अगर तारिक ए फिरोज शाही के लेखक के बारे में बात करें तो कौन है? जियाउद्दीन बरनी। कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। तारिक ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बरनी है। किताब उल रहला, किताब उल रहला के लेखक कौन है? क्या है? इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। किताब उल रहला के लेखक कौन है? इब्न बतूता उसके लेखक है। और इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था ये, ठीक है। और तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद किसकी रचना है? अल बरूनी की रचना है। दोबारा रिपीट करते हैं, चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। चचनामा के लेखक अली अहमद। तारिक फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। तारिक फिरोज शाही के लेखक जियाउद्दीन बरनी। किताब उल रहला के लेखक इब्न बतूता। किताब उल रहला के लेखक इब्न बतूता। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। तहकीक ए हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, बहुत सारे एग्जाम में देखने को मिलता है, और यूपीएससी और पीसीएस के अंदर तो खास तौर पर ये मैचिंग के अंदर कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है कि बेसबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? तो बेसबॉल के खेल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। कितनी होती है बेसबॉल के अंदर? 9 होती है। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से निकलने के बाद किस पार्टी की स्थापना की थी? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के अंदर ही थे, बाद में उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर एक पार्टी की स्थापना की थी। तो कौन सी पार्टी थी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। कौन सी? फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी गई है ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी के की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना। नेक्स्ट है, किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु चौगान खेलते समय घोड़े से गिर के हो गई थी? चौगान क्या होता है? पोलो, मतलब घोड़े बैठ के जो पोलो खेलते हैं ना, उसको कहते हैं चौगान। तो ये कह रहे हैं कि किस गुलाम वंश के शासक की मृत्यु हुई थी, कहाँ, कैसे हुई थी? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर हुई थी। किसकी हुई थी? कुतुद्दीन ऐबक की हुई थी। किसकी हुई थी? कुतुद्दीन ऐबक की हुई थी। क्या कहते हैं? चौगान खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी। अगर हुमायूं के बारे में आता है तो हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी। हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के हो गई थी, ठीक है। और अगर पूछा जाता है क्या कहते हैं कि युद्ध क्षेत्र में कौन सा शासक मारा गया था, तो युद्ध क्षेत्र में कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था। कौन मारा गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था, ठीक है। और इब्राहिम लोदी की कब्र कहाँ पे है? पानीपत में, हरियाणा में है। नेक्स्ट है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये तो सबको पता होगा कौन सा है, राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। और छोटे के बारे में बात की तो क्या होगा? गोवा है। नेक्स्ट है, दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल किस राज्य में शुरू किया गया था? तो दिव्यांगों के लिए जो देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल शुरू किया गया था, कौन से राज्य में शुरू किया गया था? गुजरात के सूरत में शुरू किया गया था। कहाँ शुरू किया गया था? गुजरात के सूरत में शुरू किया गया था दिव्यांगों के लिए देश का पहला दिव्यांग समाचार चैनल। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? तो प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा को। और ऑस्ट्रेलिया की घास के मैदान को क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। नेक्स्ट है, और अगर ये क्वेश्चन में दिमाग में आ रहा है, अगर कई एग्जाम में बाई चांस आ जाए कि जो मरले नदी है वो कहाँ है, कौन से देश में है मरले नदी, तो वो भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया में है वो भी। और सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति कहाँ पे है? सबसे बड़ी प्रवाल वृत्ति भी कहाँ पे है? ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही है। नेक्स्ट है, भारत का मानक रेखा समय कौन सा है? तो भारत का मानक रेखा समय कौन सा है? 82.5 पूर्वी दिशांतर। क्या है? 82.5 पूर्वी दिशांतर है भारत का मानक सीमा से रेखा समय। नेक्स्ट है,
फोबस किस ग्रह का उपग्रह है? तो हमने आई थिंक कल ही करा था। फोबस और डिमोस किसके ग्रह हैं? मंगल ग्रह के। और मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 ग्रह हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हैं? शनि ग्रह के हैं। और किसके उपग्रह है ही नहीं? किसके, कौन से ग्रह के उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए? तो क्वेश्चन कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का क्या कहते हैं अनुच्छेद बताओ। क्वेश्चन बेसिकली यही पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है, मगर लैंग्वेज इस तरह होगी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 63। अनुच्छेद कौन सा है? 63। तो अनुच्छेद 63 बताता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होना चाहिए। और अगर राष्ट्रपति के बारे में आए कि बताओ कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बताता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होना चाहिए, तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 52। नेक्स्ट है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो बेसिकली कहना चाहता है कि जो माउंटबेटन योजना है जिस समय ये लागू मतलब स्वीकार की गई थी, क्या कहते हैं सरकार के द्वारा स्वीकार की गई थी, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था उसमें अध्यक्ष? आचार्य JB कृपलानी। कौन थे? आचार्य JB कृपलानी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जब माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई थी। और माउंटबेटन योजना ही वही योजना है जिसके कारण भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया था। नेक्स्ट है, भारत का मानक रेखा समय कहाँ से गुजरता है? तो भारत का मानक रेखा समय कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक जगह है जो कहाँ पड़ती है? मिर्ज़ापुर में पड़ती है। तो वहाँ से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है? इलाहाबाद के निकट नैनी नामक जगह है जो कहाँ पे है? मिर्ज़ापुर में। वहाँ से भारत का मानक समय गुजरता है। और ये मानक समय बेसिकली होता है क्या है, जैसे मैंने कल भी बात की थी, अगर हम लोग क्या कहते हैं, हमने कल पढ़ा था कि भारत का सबसे जो पूर्वी बिंदु है वो कौन सा है? किबुथु। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में है। और सबसे जो पश्चिमी बिंदु है वो कौन सा है हमारा? वो है सरकीरक। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। तो मैंने कल बताया था कि इन दोनों के बीच का जो टाइम है ना, एक्चुअल जो टाइम है, उन दो बीच के टाइम का गैप है 2 घंटे का, राइट। 2 घंटे का बीच का टाइम है। इन दोनों जगहों के बीच का टाइम कितना है? 2 घंटे का। तो अगर क्या कहते हैं, अगर एक जगह पे 6 बज रहे हैं तो दूसरी जगह कितना टाइम हो रहा होगा? 4 बज रहे होंगे या 8 बज रहे होंगे, ठीक है ना। ये गैप है 2 घंटे का। तो इस चीज़ को, गैप को कम करने के लिए ना, कि भारत में सब एक टाइम पीरियड को, एक टाइम जोन को फॉलो करेंगे, उसके लिए ये मानक रेखा खींची गई थी जो कहाँ से होकर गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी के मिर्ज़ापुर जगह से होकर गुजरती है। तो उस जगह के ऊपर जो टाइम निर्धारित हुआ था उस टाइम को ही आज हम पूरा इंडिया फॉलो कर रहा है। जैसे इस समय मान लो, अगर आपकी घड़ी के अंदर मान लो इस समय मान लो अभी 1 बज रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपकी घड़ी के अंदर 1 बज रहे हैं ना, तो इस समय गुजरात में जिसने घड़ी पहनी होगी उसके अंदर भी 1 बज रहे होंगे। और जिसने क्या कहते हैं अरुणाचल प्रदेश में किबुतु नामक स्थान पे जिसने घड़ी पहनी होगी उसमें भी 1 बज रहे होंगे। नीचे अगर निकोबार, अंडोमान निकोबार या केरल कहीं भी जाओ आप, तो वहाँ पे भी 1 बज रहे होंगे। तो ये ऐसा होता क्यों है? ऐसा इसलिए कि हम लोगों ने क्या किया, एक मानक जगह, एक मानक रेखा डिसाइड की है और उसके टाइम जोन को हम ले रहे हैं पूरे इंडिया के लिए, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसको पृथ्वी की बहन के नाम से भी जाना जाता है? शुक्र ग्रह को जानते हैं। किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। किसको जानते हैं? शुक्र ग्रह को हम पृथ्वी की बहन के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वेश्चन और है कि जो शुक्र ग्रह है सबसे गर्म ग्रह है, ठीक है। हालांकि कल ही बात की थी, जो बुध ग्रह है वो पास में है सूरज के, मगर फिर भी जो सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? वो शुक्र ग्रह है। और उसका कारण क्या है? इसका कारण है उसके जो एटमॉस्फेयर है, उसका जो वायुमंडल है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का अधिक होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे? समानतः वायु दाब कहाँ पाया जाता है? तो वायु दाब कहाँ पाया जाएगा? सागर तल में। कहाँ पाया जाता है वायु दाब? सागर तल में पाया जाता है। नेक्स्ट है, कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो कंपोज जो घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं कंपोज घास के मैदान। और इन घास के मैदान को क्या कहा जाता है? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान कहा जाता है। कंपोज घास के मैदान को कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में पाए जाते हैं। सेकंड है कि लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुला में पाते हैं। कहाँ पे? वेनेजुला में। लानोज घास के मैदान वेनेजुला में पाए जाते हैं और ये भी उष्ण कटिबंधीय घास से मैदान होते हैं। नेक्स्ट है वेल्ड घास के मैदान। वेल्ड घास के मैदान मिलते हैं दक्षिण अफ्रीका में और ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं। कौन से घास के मैदान होते हैं? शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान होते हैं, ठीक है। अगर पूछा है कंपोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ब्राज़ील में।
लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुला में। वेल्ड घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? दक्षिणी अफ्रीका में पाए जाते हैं। और डाउन्स घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ठीक है। स्टेपिस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? आपके यूरोप का जो ऊपर का एरिया यूरेशिया में पाए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। पीसेस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा सीक्वेंस के अंदर कि कौन किसके बाद गद्दी पे बैठा था। ठीक है। तो अगर बात की जाए कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठा था, तो आराम शाह बैठा था। बैठा सिर्फ 8 महीने के लिए था, मगर जब एग्ज़ाम में ये ऑप्शन आएगा तो उसमें आराम शाह भी लिखा होगा। और हमें कई बार हम इन वर्ड्स को, इन नामों को याद नहीं करते हैं, और हम सीधा इसके बाद क्या करते हैं, हम क्या करेंगे कि क्या कहते हैं कि इल्तुतमिश कर देते हैं, मगर जो कि गलत है। तो कुतुबुद्दीन के बाद कौन बैठा था? आराम शाह बैठा था। कौन बैठा था कुतुबुद्दीन के बाद गद्दी पे? आराम शाह बैठा था, केवल 8 महीनों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा लिखी गई थी द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। और एक पुस्तक वगैरह विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर भी पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, तो किसके द्वारा लिखी गई थी? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखी गई थी विंग्स ऑफ फायर। ठीक है। तो अगर पूछे द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी किसके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। और विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखी गई है? एपीजे अब्दुल कलाम द्वारा लिखे गए हैं विंग्स ऑफ फायर। नेक्स्ट है क्वेश्चन बहुत बड़ा, नेक्स्ट वाला, किस एक्ट के द्वारा दोहरे प्रशासन का आरंभ किया गया था? ठीक है। जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो व्यापारिक मामलों को देखा करते थे, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर जो राजनीतिक मामलों को देखा करते थे, बनाए गए थे। मतलब क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है कि कौन सा एक्ट है जिसके अंदर दोहरे प्रशासन को लागू किया गया था? तो यह है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। कौन सा है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के द्वारा दोहरे प्रशासन को लागू किया गया था, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर 2 पार्ट्स में बांटा गया था। एक जो व्यापारिक मामलों को देखते हैं और दूसरे राजनीतिक मामलों को देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। कौन सा? इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह पे है। कल ही किया था हमने। अगर हम इंदिरा पॉइंट बोलो या इसको, अगर इंदिरा पॉइंट बोलो या इसको पिंगलेलियम पॉइंट बोलो, तो ये कहाँ पे है? निकोबार द्वीप समूह पे है। अगर सबसे उत्तरी पॉइंट पूछे तो इंदिरा कोल है, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। सबसे पूर्वी बोले तो क्या है? किबुथु। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। सबसे पश्चिमी बोले तो क्या है? सरकीरे। कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में पड़ता है। नेक्स्ट है, कुतुब मीनार के निर्माण को किसने पूरा कराया था? तो अभी हम बात की थी, हमने इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। मगर क्वेश्चन पूछे कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी? तो किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कुतुब मीनार का निर्माण कराया था इल्तुतमिश ने। और इसका जो पुनर्निर्माण होता है वो किसके द्वारा कराया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। नेक्स्ट है, नींबू और खट्टे पदार्थों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू और खट्टे पदार्थों में? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल पाया जाता है नींबू और खट्टे पदार्थों में। नेक्स्ट है, भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? तो भारत के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो उल्लेख है वो कौन से उसमें अनुच्छेद में? 368 है। यानी कि संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, ये कहाँ लिखा है? कौन से अनुच्छेद में लिखा है? तो संविधान के अंदर हम संशोधन कर सकते हैं, ये संविधान के कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? ये अनुच्छेद 368 में लिखा गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संविधान के एक मिनट, ये ऊपर जो क्वेश्चन है ना नींबू और खट्टे पदार्थों को, इससे मेरे दिमाग में क्वेश्चन और आया जो हमने पहले रिपीट किया था, दोबारा पढ़ लेते हैं। सिरके का पीएच मान क्या होता है? 3 होता है। क्या होता है? सिरके का पीएच मान 3 होता है। मानव रक्त का पीएच मान क्या होता है? 7.4 होता है। दूध का पीएच मान क्या पढ़ा था हमने कल? 6.4 पढ़ा था। ठीक है। अब करते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भारतीय संविधान क्या बताता है कि कौन नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करेगा? तो कौन करेगा नियुक्ति? इसकी राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा नियुक्ति। कौन बताता है कि राष्ट्रपति करेगा? तो भारतीय संविधान बताता है हमको कि नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रेड कॉर्नर नोटिस किसके द्वारा जारी किया जाता है? इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? रेड कॉर्नर नोटिस इंटरपोल के द्वारा जारी किया जाता है।
नेक्स्ट है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रा क्या है, तो विद्युत का एसआई मात्रा क्या है, विद्युत आवेश का कूलाम है। क्या है विद्युत आवेश का एसआई मात्रा, कूलाम। और क्या कहते हैं प्रतिरोध का कौन सा एसआई मात्रा है, ओम। और विद्युत धारिता का क्या है, फेराड। क्या है, फेराड। तो विद्युत आवेश का क्या है, कूलाम, विद्युत प्रतिरोध का है ओम, और विद्युत धारिता का है फेराड। नेक्स्ट है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किस ज्वालामुखी को कहते हैं, तो किस ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कौन सा, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को हम लोग कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगर पूछा जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी है ओलंपस मोन्स। क्या, ओलंपस मोनस। ठीक है कहाँ पे, मंगल ग्रह पे है। और ज्वालामुखी उद्गर से बनी झील कौन सी है, लोनार झील है महाराष्ट्र में। दोबारा पढ़ते हैं अच्छे से। अगर पूछा जाए कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को कहते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। अगर पूछे सौर मंडल के अंदर, ये अर्थ के बारे में बात नहीं कर रहा, पूरे सौर मंडल की बात कर रहा है। अगर पूछे सौर मंडल के अंदर सबसे बड़ा ज्वालामुखी कहाँ पे है, तो कहाँ पे है, मंगल ग्रह पे है। कौन सा है, ओलंपस मोनस है। ठीक है। अगर ये पूछा है कि भारत के अंदर ज्वालामुखी से बनी हुई झील कौन सी है, तो कौन सी झील है जो ज्वालामुखी द्वारा बनी थी, लोनार झील, जो कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कौन सी झील है, लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आने पर दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था, तो कब किया गया था, 12 दिसंबर 1911 में किया गया था। कब किया था, 12 दिसंबर 1911 में किया गया था दिल्ली दरबार का आयोजन। और दिल्ली दरबार के आयोजन में कौन आया था, जॉर्ज पंचम आया था। कौन था वो, ब्रिटेन का राजा था। तो जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार में आया था। और इसी दिल्ली दरबार के अंदर रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जनगण मन भी गाया गया था। और इसी दिल्ली दरबार के अंदर ये घोषणा की गई थी कि जो राजधानी है ब्रिटिश गवर्नमेंट के टाइम पे, वो कलकत्ता से मूव होकर कहाँ पे आएगी, दिल्ली में आएगी। नेक्स्ट है तंबाकू में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो कौन सा तत्व पाया जाता है तंबाकू के अंदर, निकोटीन पाया जाता है। कौन सा तत्व पाया जाता है तंबाकू के अंदर, निकोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट है मरीचिका एक उदाहरण है, तो मरीचिका किसका एक उदाहरण है, तो मरीचिका केवल प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का, क्या है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है मरीचिका। मरीचिका बेसिकली होता है क्या है, जैसे आप रोड पे जाते हैं, राइट, आप मतलब हाईवे पे जा रहे हैं, कहीं भी किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जो बहुत लंबी दूर तक रोड है और धूप का टाइम है उस समय, राइट। तो धूप की वजह से क्या होता है, आपको बहुत दूर की जो रोड होती है वो थोड़ी सी गीली नज़र आती है, थोड़ा सा शाइनिंग, थोड़ी चमकीली सी नज़र आती है, राइट। मगर जब आप पास जाते हैं तो रोड बिल्कुल सेम ऐसी होती है जिससे पहले आपके जो पहले थी, राइट। मतलब रोड पे आपको कोई भी गीलापन या कोई भी चमकीला कुछ ऐसा कुछ नहीं दिखाई देगा। मगर जब उसको दूर से देखेंगे, मगर ये धूप के टाइम की बात है, जब धूप का टाइम होगा, ठीक है, तो दूर से रोड आपको बहुत ज़्यादा शाइनिंग, बहुत ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी। उस चीज़ को ही कहते हैं मरीचिका। क्या कहते हैं, मरीचिका कहते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है, जैसे मान लो आपने मूवीज़ में देखा होगा कि कोई बंदा रेगिस्तान में जा रहा है और उसको दूर तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, अचानक ही उसको कहीं पे पानी दिखाई देता है, तो वो वहाँ जाता है, वहाँ पानी होता नहीं है बेसिकली, मगर उसको दूर से दिखाई दे रहा होता है बहुत चमकता हुआ चीज़, तो उसको ही मरीचिका कहते हैं। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, तो राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं एकल हस्तांतरण वोटों का प्रयोग कर राज्य और क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो राज्यसभा के सदस्य है वो चुने कैसे जाते हैं, तो उनको चुनने का जो तरीका होता है वो होता है एकल हस्तांतरण वोटों द्वारा। कौन सा, एकल हस्तांतरण वोटों द्वारा चुना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है और अगर पूछा जाए कि राज्यसभा के लोगों का कार्यकाल कितना होता है, 6 महीने का होता है। मगर जो राज्यसभा होती है वो एक स्थायी निकाय होता है, राज्यसभा को आप कभी भी भंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट है किन ग्रहों के पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो कौन से ग्रह है, तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह है। ये हमने ऑलरेडी कई बार कवर कर लिया है कि बुध ग्रह और शुक्र ग्रह ऐसे दो ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र ग्रह को भोर का तारा, सांझ का तारा भी कहा जाता है, पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। सबसे गर्म ग्रह के बारे में बात करें तो कौन सा ग्रह है, शुक्र ग्रह है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट है लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है, तो लिविंग माउंटेन किसकी पुस्तक है, यह अमिताभ घोष की पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, अमिताभ घोष की पुस्तक है लिविंग माउंटेन। और लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है, यह है अरविंद घोष की, ठीक है। ये ध्यान रखना, दोनों को मैंने साथ साथ लिखा है क्योंकि कई बार कंफ्यूजन होती है। अगर लिविंग माउंटेन की बात करें तो अमिताभ घोष है, लिविंग माउंटेन
अमिताभ। माउंटेन्स पे कौन जाएगा? अमिताभ जाएगा, ठीक है। लिविंग माउंटेन अमिताभ घोष की पुस्तक है। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? तो लाइफ डिवाइन पुस्तक है अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की। नेक्स्ट है, कौन सा आंदोलन डांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था डांडी मार्च के साथ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा? सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ था डांडी मार्च के साथ। नेक्स्ट है, कामयानी किसके द्वारा लिखी गई थी? दो पुस्तक है कामयानी, जो किसके द्वारा लिखी गई थी? जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित एक पुस्तक है कामयानी। अगर पूछा जाए कि मधुशाला किसके द्वारा रचित है, तो हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित है मधुशाला। और हरिवंश राय जो बच्चन जो है वो अमिताभ बच्चन के फादर साहब हैं। नेक्स्ट अगर पूछा है कि सूर्य का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन है? कौन है? धर्मवीर भारती। सूरज का सातवां घोड़ा कौन है? उनके रचनाकार धर्मवीर भारती। और भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। दोबारा करते हैं, कामयानी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद। कामयानी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद। मधुशाला के हरिवंश राय बच्चन। मधुशाला हरिवंश राय बच्चन। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। और भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिलीशरण गुप्त। नेक्स्ट है, पृथ्वी और सूर्य के अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य की जो अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? अगर सूर्य दूर होता है उसको कहते हैं अपसौर। क्या कहते हैं? अपसौर। और होता क्या भाई? 4 जुलाई को होता है। और सूर्य जब पास होता है उसको क्या कहते हैं? उपसौर। और होता क्या भाई? ये 3 जनवरी को होता है। थोड़ा सा बताता हूँ कि क्या होता है कि जो सूरज होता है वो सेंटर में होता है, राइट। पृथ्वी उसके आसपास चक्कर काटती है। जब पृथ्वी उसके आसपास चक्कर काटते हैं, चारों तरफ चक्कर काटती है, तो वो ऐसे नहीं काटती कि सेम डिस्टेंस पे काटती है, ऐसा नहीं होता है। सूर्य जो पृथ्वी उस सूरज के आसपास जो चक्कर काटती है वो एक गोले के आकार में नहीं काटती है, वर्ताकार नहीं काटती है, वो अंडे की शेप होती है ना, उस शेप में चक्कर काटती है। यानी कि एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर होती है, और एक टाइम ऐसा आता है जब पृथ्वी सूरज के बहुत पास होती है। तो जब पृथ्वी सूरज से बहुत दूर होगी तो वो कौन सा क्या कहेगा? उसको अपसौर कहेंगे। क्या कहेंगे? अपसौर कहेंगे। होगा कब? वो 4 जुलाई को होगा। कि कब होगा? 4 जुलाई के टाइम पे होगा। और जब घूम के वापस पृथ्वी सूरज के बिल्कुल पास में आती है तो वो टाइम पीरियड क्या क्या कहते हैं? उससे कहते हैं उपसौर। क्या कहते हैं? उपसौर। होगा कब? वो 3 जनवरी को होगा। तो अपसौर होगा 4 जुलाई को, उपसौर होगा 3 जनवरी को। अपसौर का मतलब हो गया कि जो पृथ्वी है सूरज से दूर है। उपसौर का मतलब हो गया पृथ्वी सूरज के पास में है, ठीक है। नेक्स्ट है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये धुआंधार जलप्रपात है कहाँ पे? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? आपका मध्य प्रदेश में है। और सरदार सरोवर जो बांध है वो भी कहाँ पे है? आपका नर्मदा नदी पे ही स्थित है कहाँ पे? वो गुजरात में है। नेक्स्ट है, ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है। ट्रांसफार्मर किस काम में आता है? किस लिए यूज होता है? तो एसी की जो वोल्टेज होती है ना उसको ज़्यादा कम करने के लिए होता है। यानी कि एसी की जो वोल्टेज को कम ज़्यादा करने के लिए जो यूज़ करते हैं ना घर में, उसको कहते हैं ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का बेसिकली यूज़ ही इसलिए होता है कि जो पावर जो आती है उसको कंट्रोल करने के लिए होता है। नेक्स्ट है, एक शुद्ध रासायनिक अवस्था में हीरा या डायमंड क्या है? ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बचपन से करते आए हम लोग। तो हीरा बेसिकली क्या होता है? शुद्ध कार्बन होता है। क्या होता है? शुद्ध कार्बन होता है। अगर आप हीरे को एक उच्च दाब पर जलाते हैं, ठीक है, एक हीरे को अगर आप उच्च दाब पर जलाते हैं तो उसके जलने के बाद ना राख का एक छोटा सा भी कण नहीं बचता है। क्यों नहीं बचता है? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो गैस होती है, राइट। जब आप हीरे को अगर जलाओगे उच्च दाब पर तो वो धीरे 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 कार्बन डाइऑक्साइड में वापस परिवर्तन होता रहेगा। और जब पूरा हीरा जल जाएगा ना, तो जलने के बाद जैसे कोई भी चीज़ जलाते हो आप तो उसकी राख बच जाती है, मगर हीरे के जलने के बाद उसकी राख का एक भी कण नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरा का पूरा शुद्ध रूप में कार्बन होता है। नेक्स्ट है, अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? तो अम्लीय घोल का पीएच मान क्या होता है? अम्लीय घोल का पीएच मान 7 से कम होता है। क्या होता है? जैसे मैंने आपको कल बताया, दोबारा बताता हूँ, बहुत सिंपल सा है। जो अगर आपको पीएच मान के बारे में कोई पूछेगा ना आपसे, तो जो 7 होता है, 7 वो होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल होता है, ठीक है। 7 क्या होता है? न्यूट्रल। तो उदासीन विलेय कहाँ पे आएगा? वो 7 पे आएगा। कहाँ पे आएगा? 7 पे आएगा। अगर 7 से जितना कम जाओगे ना आप, 7 से कम की तरफ जाओगे, यानी 7 से 6, 5, 4 की तरफ जाओगे तो उतना वो अम्लीय होता रहेगा। और 7 से जितना आगे जाओगे तो उतना क्या होगा? क्षारीय होता रहेगा।
तो ध्यान रखना, कोई भी अगर आपसे पूछ ले कोई भी चीज़, अगर एग्जाम में अगर मान क्वेश्चन ऐसा रहता है, कोई भी आपको कोई चीज़ बताई जाती है, जैसे फल फ्रूट कोई भी चीज़ बताई जाती है जो कि खट्टी है, आपको पता है कि खट्टी है, और उसके अंदर ये आता है कि पीएच मान कौन सा है, और अगर उसमें बाई चांस ऑप्शन ऐसे होते हैं कि सारे ऑप्शन तो 7 से ऊपर के होते हैं और एक ऑप्शन 7 के नीचे का होता है, तो आप समझ लीजिए जो 7 के नीचे वाला ऑप्शन होगा वही होगा, क्योंकि जो खट्टे पदार्थ है, जो अम्लीय पदार्थ है, वो 7 से नीचे वाले हैं, ठीक है, और उससे ऊपर कौन से क्षारीय पदार्थ है। और अगर उदासीन विलेय के बारे में बात की जाएगी तो न्यूट्रल कौन सा होगा, 7 होगा, राइट। नेक्स्ट कौन सा है, और जैसे हमने कल परसों किया था कि अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था हमने कि सिरके का पीएच मान 3 होता है, मानव शरीर के जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना 7.4 होता है, दूध का 6.4 होता है, राइट। तो आप धीरे धीरे पढ़ते रहोगे ना, आप जब ये पूरी 2000 क्वेश्चन की सीरीज कंप्लीट करोगे तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में मतलब ऑलरेडी सेट हो चुके होंगे। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है, तो कौन से विटामिन जो वसा में घुलनशील है, A, D, E, K, या तो ये याद रख लो या ये याद रख लो कि कौन से विटामिन पानी में घुलनशील है, तो बी और सी जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं, ठीक है, बी और सी विटामिन पानी में घुलनशील होते हैं, उनको छोड़ के जितने भी विटामिन है वो सारे वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। और जहाँ जो विटामिन ई है ना, विटामिन ई को सौंदर्य का विटामिन भी कहा जाता है, किसे कहते हैं, अगर क्वेश्चन आता है कि सौंदर्य का विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन ई जो होता है वो सौंदर्य का विटामिन होता है। विटामिन डी क्या होता है, विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए यूज होता है, ठीक है। और विटामिन डी कहाँ पर आता है, सबसे अच्छा स्रोत, ये हम क्वेश्चन बहुत बेसिक बेसिक क्वेश्चन है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो सूर्य की जो सुबह सुबह की धूप होती है उसके अंदर हमें प्रचुर मात्रा में विटामिन डी प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट है, इरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, तो इरातेश्वर मंदिर भारत के किस राज्य में है, तमिलनाडु में है। इरातेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। चोल वंश शासकों ने बनाया था, चोल वंश द्वारा बनाया गया था, और द्रविड़ शैली में है। इरातेश्वर मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु क्या पड़ता है अपना, साउथ इंडिया पड़ता है। तो साउथ इंडिया के जो भी मंदिर होंगे ना आपके, वो सारे मोस्टली कौन सी शैली में बने होंगे, द्रविड़ शैली में ही बने होंगे। तो इरातेश्वर मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था, ये बनाया गया था चोल शासकों द्वारा बनाया गया था। वृद्धेश्वर मंदिर ये भी तमिलनाडु के अंदर है, वृद्धेश्वर मंदिर को भी चोल शासकों ने बनाया है। और वृद्धेश्वर मंदिर क्योंकि वो तमिलनाडु में है इसलिए कौन सी शैली में होगा, वो द्रविड़ शैली में होगा। खुजराहो मंदिर, खुजराहो मंदिर कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अब ये साउथ का पार्ट नहीं है, कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। तो खुजराहो मंदिर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। किन के द्वारा बनाया गया था, खुजराहो मंदिर चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था। बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है कि खुजराहो मंदिर किन के द्वारा बनाया गया था। कुछ खुजराहो मंदिर बनाया गया था चंदेल शासकों द्वारा बनाया गया था, और ये पंचायतन शैली में बना है। कौन सी शैली में बना है, पंचायतन शैली में बना है खुजराहो मंदिर। कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में है। बनाया किसने, चंदेल शासकों ने बनवाया। नेक्स्ट है, इतनी बार चीज़ों को रिपीट करेंगे कि हर बार जब सुनते रहोगे सुनते रहोगे सुनते रहोगे आप, तो आपके माइंड में धीरे धीरे सेट हो जाएगा ये। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाते हैं, 8 मार्च को बनते हैं। कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। राष्ट्र विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को। विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को। और 15 मार्च को तुम्हारे भाई का बर्थडे भी आता है, ठीक है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। बहुत इंपॉर्टेंट है कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को मनाते हैं। और विश्व टीबी दिवस कब मनाते हैं, 24 मार्च को, ठीक है। तो मार्च वाले ये सारे दोबारा याद करते हैं। अगर पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को। कब मिलते हैं, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। विश्व उपभोक्ता दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को। कब, 15 मार्च को। विश्व जल संरक्षण दिवस, विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाते हैं, 22 मार्च को। कब, 22 मार्च को। और विश्व टीबी दिवस, विश्व टीबी दिवस मनाते हैं कब, 24 मार्च को, ठीक है। जिस दिन जल संरक्षण दिवस मनाएंगे 22 मार्च को, उसके 2 दिन के बाद ही हम विश्व टीबी दिवस मनाएंगे 24 मार्च को। नेक्स्ट है, कदाना बांध किस नदी पर स्थित है, तो कदाना बांध कौन सी नदी पर स्थित है, यह है माही नदी पर स्थित है। कौन सी नदी पर स्थित है, कदाना बांध माही नदी पर स्थित है कहाँ पे, गुजरात में है। तो गुजरात में कोई और कुछ और बांध भी करते हैं। कदाना बांध है माही नदी पे, गुजरात में है। दांतीवाड़ा बांध कहाँ पे है, बनास नदी पे है, गुजरात में। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे, नर्मदा नदी पे है, कहाँ पे है, गुजरात में है। तो कदाना बांध कहाँ पे हो गया, माही नदी पे। कदाना बांध माही नदी पे, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पे, दंतीवाड़ा बांध बनास नदी पे, और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पे है। कहाँ पे, तीनों के तीनों गुजरात में है। कहाँ पे तीनों के तीनों, गुजरात में है। नेक्स्ट है,
डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो डायनमो का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? माइकल फैराडे के द्वारा किया था। किसके द्वारा किया गया था डायनमो का आविष्कार? माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था डायनमो का आविष्कार। भाप के इंजन का आविष्कार किसके द्वारा किया था? जेम्स वॉट के द्वारा। भाप का इंजन जेम्स वॉट के द्वारा। फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविस वाटरमैन के द्वारा किया था फाउंटेन पेन। और बैरोमीटर ई टॉर्सैली के द्वारा किया था बैरोमीटर। डायनमो का आविष्कार माइकल फैराडे, भाप का इंजन जेम्स वॉट, फाउंटेन पेन लेविस वाटरमैन, और बैरोमीटर का आविष्कार किया था ई टॉर्सैली ने। किसने किया था? ई टॉर्सैली द्वारा किया गया था बैरोमीटर का आविष्कार। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता का केंद्र बनावली किस जिले में स्थित है? तो सिंधु सभ्यता का जो बनावली है वो है कहाँ पे? बेसिकली वो है हरियाणा में। सिंधु सभ्यता का जो केंद्र स्थान है वो है बनावली। वो है कहाँ पे बनावली? आपका हरियाणा में। और हरियाणा में बेसिकली कहाँ पे है? वो हिसार में है। ठीक है, कहाँ पे? हिसार में है। सिंधु सभ्यता भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कई सारे क्वेश्चन बहुत जगह से बनते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, वो करके जाना। कई सारे क्वेश्चन उसके मैंने हालांकि कवर किया है इसके अंदर, मगर आप उसको भी अच्छे से पढ़ के जाना। नेक्स्ट है 1917 का सेडलर आयोग का संबंध किससे है? तो 1917 का जो सेडलर आयोग है इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है शिक्षा से। किससे संबंध है? सेडलर आयोग का संबंध शिक्षा से। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। और कहाँ पे? वो इस सेडलर आयोग का दूसरा नाम क्या है? इसको कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? सेडलर आयोग को कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग भी कहा जाता है। शिक्षा से संबंधित है। और कहाँ कब हुआ था? 1917 में हुआ था। नेक्स्ट है, किस ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा कहते हैं? ये तो आपको पता ही है, शुक्र ग्रह को कहते हैं हम सांझ का तारा और भोर का तारा। नेक्स्ट है, हुगली नदी के किनारे इसमें से कौन सा, अच्छा इसमें से कुछ नहीं है कि हुगली नदी के किनारे कौन सा है? कोलकाता है। कौन सा है? कलकत्ता। हुगली नदी के किनारे कौन सा शहर है? कलकत्ता है। नेक्स्ट है, लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो लानोज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? लानोज के मिलते हैं वेनेजुला में। कहाँ मिलते हैं? वेनेजुला में। वेल्स के कहाँ मिलते हैं? दक्षिण अफ्रीका में। और डाउन्स का मिलता है ऑस्ट्रेलिया में। स्टेपिस का मिलता है यूरेशिया में। लानोज कहाँ पे है? वेनेजुला में। लानोज वेनेजुला में, वेल्स दक्षिण अफ्रीका और डाउन्स ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध द्वारा अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए गए थे? तो महात्मा बुद्ध ने अपने ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। कहाँ दिए थे? श्रावस्ती में, जो कि कौशल देश की राजधानी है। क्या है? कौशल देश की राजधानी है श्रावस्ती। वहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। और महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश को क्या कहते हैं? धर्मचक्र प्रवर्तन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का महान सपूत किस भारत के, मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि सांची का जो महान सपूत है वो भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में? भारत के मध्य प्रदेश में है। सांची का महान सपूत किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। सांची का सबूत कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और है कहाँ पे? रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है। और अगर पूछा जाए तो किस नदी के किनारे है? तो बेतवा नदी के किनारे है। और किसके द्वारा बनाया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। सांची का सबूत कहाँ पे है? रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है सांची का सपूत। बेतवा नदी के किनारे है और सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि भारत के संविधान में संशोधन का अधिकार किसको प्राप्त है? तो भारत के संविधान में संशोधन कौन कर सकता है? तो केवल संसद कर सकती है। कौन कर सकती है? संसद के द्वारा किया जा सकता है केवल भारतीय संविधान में संशोधन। नेक्स्ट है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो भारत के मध्य से बिल्कुल बीचों बीच कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। कौन सी रेखा गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है भारत के बिल्कुल मध्य से होके। ठीक है, और भारत की जो ये कर्क रेखा है ये कौन कौन से राज्य से होकर गुजरती है? तो स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। पहले गुजरात में जाएगी, फिर राजस्थान में जाएगी, फिर मध्य प्रदेश में जाएगी। ठीक है, फिर छत्तीसगढ़ झारखंड हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा आपका? पश्चिम बंगाल हो जाएगा, फिर त्रिपुरा हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा? मिजोरम हो जाएगा। यहाँ तक ना जो कई बार जो प्रॉब्लम आती है वो या तो प्रॉब्लम आएगी आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ यहाँ साइड में, मगर यहाँ प्रॉब्लम मतलब ऐसे मत वो करना इस इसको बिल्कुल सीक्वेंस की लाइन रखना। शुरू से करेंगे गुजरात, करेंगे गुजरात के बाद राजस्थान चली जाएगी, राजस्थान के बाद कहाँ जाएगी? मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ झारखंड। यहाँ खत्म हो गया। क्वेश्चन जो फंसेगा वो फंसेगा या पश्चिम बंगाल भी आपको हो जाएगा। क्वेश्चन फंसेगा अगर त्रिपुरा या मिजोरम के अंदर, तो वो मिजोरम, मेघालय, नागालैंड ये सब दे देगा। तो ध्यान रखना त्रिपुरा होगा, त्रिपुरा और मिजोरम। यानी कि जब पूरी कर्क रेखा पूरी कंप्लीट कर लोगे तो आप क्या पियोगे? रम पियोगे। पीनी नहीं है, ठीक है, एज ए सिर्फ समझाने के लिए है कि जब पूरी रेखा कर्क रेखा पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो हम क्या पियेंगे? रम पियेंगे। तो क्या होगा? मिजो रम होगा। ठीक है, नेक्स्ट है, और पीनी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है जी।
नेक्स्ट क्या है, विटामिन ए की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो विटामिन ए की खोज और विटामिन बी की खोज, दोनों की खोज एक ही बंदे ने की है। क्या नाम है? मैकुलम ने। किसने की है? मैकुलम ने की है विटामिन ए और विटामिन बी की खोज। और अगर क्वेश्चन आता है कि विटामिन की खोज किसने की थी, सिर्फ विटामिन की खोज किसने की थी, तो होगा जी हॉपकिंस ने। कितने? जी हॉपकिंस द्वारा की गई थी विटामिन की खोज 1912 में। ध्यान रखना, विटामिन ए विटामिन बी की खोज की है मैकुलम ने। अगर सिर्फ विटामिन के बारे में बात करेगा तो जी हॉपकिंस ने कब की थी? 1912 में की थी। नेक्स्ट है कि भारत में जरवा जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो जरवा जनजाति भारत में कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है अंडमान निकोबार में। कहाँ पाई जाती है जरवा जनजाति? अंडमान निकोबार में पाई जाती है। ठीक है। और भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कहाँ पे है? निकोबार में ही है, जिसे क्या कहते हैं? इंदिरा पॉइंट कहते हैं हम लोग। ठीक है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अनुसार यदि किसी राज्य या केंद्र शासित भारत संघ से अलग होने का प्रयास करेगा तो उसे अवैध घोषित कर दिया जाएगा? तो क्वेश्चन कहना चाहता है कि संविधान के कौन से संशोधन के अंतर्गत ये बताया गया है कि अगर भारत का कोई भी राज्य, देखो क्या होता है, राज्य से राज्य बनना इस लीगल, समझे? जैसे जैसे क्या कहते हैं, हैदराबाद से तेलंगाना बन गया, पंजाब से हरियाणा बन गया, तो राज्य से राज्य बनना लीगल है। ठीक है। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मगर अगर कोई ये बोले कि हमें एक अलग ही कंट्री बनना है, जैसे मान लो जम्मू कश्मीर में कई बार इशू चलते रहते हैं। ठीक है। तो वहाँ बोलते हैं कि हमें अलग ही बनाना है, हमें अलग बनाना है, तो वो क्या है? अवैध है, वो इलीगल है। तो वो इलीगल है, वो किसके अनुसार इलीगल है? तो वो 16वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1963 में, उसके अनुसार। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर आप बोलोगे कि लीगल है इलीगल है, वो किसके आधार पे होगी? वो संविधान में जो लिखित होगी उसके आधार पे होगी, राइट। कुछ संविधान में लिखा होगा, अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे तो वो गलत होगा। अगर संविधान में लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहे तो वो गलत नहीं है। तो संविधान ने बोला है कि अगर कोई भी राज्य आपस में ही, अगर आप राज्य को बांटते हैं और भारत का ही राज्य बनाते हैं दूसरा, तो इस ओके, वो लीगल है। मगर अगर आप किसी भी राज्य को अलग करके बोलो कि हमें ये अलग कंट्री ही घोषित करना है, तो उसको इलीगल बोला गया। और वो बोला क्यों गया, किसके अंतर्गत या किसके बेस पे बोला गया? तो उसका बेस क्या है? उसका बेस है 16वां संविधान संशोधन 1963। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण के विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची के अंतर्गत कर दिया गया था? क्या था कि पहले वन संपदा, शिक्षा, जनसंख्या जो ये थी, नियंत्रण, ये कौन सी सूची में आता था? राज्य सूची में आता था। मगर क्या है कि शिक्षा, जनसंख्या, ये जो टॉपिक्स है ना, ये राज्य सूची का भाग नहीं होना चाहिए। ये होना चाहिए समवर्ती सूची का, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों काम करें। तो कब, कौन से संशोधन के द्वारा ये की गई थी कि शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण जो है और वन संपदा जो है, जो अब राज्य सूची का विषय ना रह के ये समवर्ती सूची का विषय रहेगा, जिसपे केंद्र और राज्य दोनों मिलकर काम करेंगे। तो कौन सा संविधान संशोधन है? 42वां संविधान संशोधन है 1976 का। कौन सा? 1976 का 42वां संविधान संशोधन है, जिसके द्वारा वन संपदा, शिक्षा और जनसंख्या नियंत्रण को राज्य सूची से निकाल के कहाँ कर दिया गया? समवर्ती सूची में कर दिया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। नेक्स्ट है, सांभर झील भारत के किस राज्य में है? तो किस राज्य में है सांभर झील? राजस्थान में है। कहाँ पे है? कौन से राज्य में? सांभर झील राजस्थान में है, और राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। नेक्स्ट है, घरोई बांध किस नदी पे स्थित है? तो घरोई बांध कहाँ पे है? घरोई बांध है साबरमती नदी पे। कहाँ पे? साबरमती नदी पे है घरोई बांध। है कहाँ पे? गुजरात में। अब सारे जो पढ़ेंगे हम गुजरात के ही पढ़ेंगे। घरोई बांध कहाँ पे? साबरमती नदी पे है। कदाना बांध कहाँ पे है? माही नदी पे। दंतीवाड़ा बांध कहाँ पे? बनास नदी पे। और सरदार सरोवर बांध कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। घरोई बांध, साबरमती नदी, कदाना बांध, माही नदी, दंतीवाड़ा बांध, बनास नदी और सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी। है कहाँ पे? गुजरात में है। नेक्स्ट है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? तो गुलाबी क्रांति का संबंध किससे? झींगा मछली से। किससे है? झींगा मछली से संबंधित है गुलाबी क्रांति। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से। गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। स्वर्ण क्रांति संबंधित है जूट के उत्पादन से। किसके उत्पादन से? जूट के उत्पादन से संबंधित है स्वर्ण क्रांति। और सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। सुनहरी क्रांति किससे संबंधित है? फल उत्पादन से। गुलाबी क्रांति झींगा मछली, गुलाबी क्रांति झींगा मछली। गोल क्रांति आलू उत्पादन, गोल क्रांति आलू उत्पादन। स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन, स्वर्ण क्रांति जूट उत्पादन। सुनहरी क्रांति फल उत्पादन, सुनहरी क्रांति फल उत्पादन। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये निर्धारित किया गया कि केंद्र
केंद्र कानून की वैधता पर सर्वोच्च न्यायालय और राज्य कानून की वैधता पर उच्च न्यायालय ही परीक्षण करेगा। क्वेश्चन करने का मतलब ये है कि ये कौन सा संविधान संशोधन लागू किया गया था जिसके अंदर ये बताया गया था कि केंद्र के ऊपर कोई भी कानूनी कार्रवाई होगी तो वो किसके द्वारा की जाएगी, केंद्र के ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी तो वो सर्वोच्च न्यायालय किएगा। उसको हाई कोर्ट नहीं देखेगा, उसको कौन देखेगा, सुप्रीम कोर्ट देखेगा जो केंद्र का होगा, राइट। और अगर कोई राज्य का होगा, किसी भी स्टेट का होगा, तो उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो कौन सा कोर्ट देखेगा, वो देखेगा हाई कोर्ट देखेगा। तो ये कौन सा संविधान संशोधन जिसने बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976 में ही ये भी बताया गया था कि केंद्र के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगा सर्वोच्च न्यायालय, राज्य के ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होगी वो करेगा उच्च न्यायालय, ठीक है। और इससे पहले हमने 42वां संविधान संशोधन पढ़ा था जहाँ पे शिक्षा का अधिकार और जनसंख्या नियंत्रण कहाँ हो गया था, राज्य सूची से निकल के समवर्ती सूची में आ गया था। नेक्स्ट है लोसर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो लोसर त्योहार कहाँ मनाते हैं हम लोग, लद्दाख में मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं लोसर त्योहार, लद्दाख में मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया था। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया था जिसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी घोषित किया गया था। तो ये 69वां क्या कहते हैं संविधान संशोधन था। और कब हुआ था, 1991 में हुआ था। कब हुआ था, 1991 में हुआ था। इस संविधान संशोधन के अनुसार दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार से किस भारतीयों को सम्मानित किया गया। तो ये अब अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है, अर्थशास्त्र के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। हमने करा था साहित्य के क्षेत्र में कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। और भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में हमने किया था कौन थे, सीवी रमन 1930 में, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अंदर नोबेल पुरस्कार किसको मिला था। तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था अमर्त्य सेन को। किसको मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था। और 1998 में मिला था। कब मिला था, 1998 1998 में मिला था। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला था, अमर्त्य सेन को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि जीवाणुओं, जिनको क्या कहते हैं, बैक्टीरिया भी कहते हैं, तो कौन कौन से रोग होते हैं। तो जीवाणुओं से कौन कौन से रोग होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रुप डी के अंदर तो फेवरेट क्वेश्चन है, वहाँ से तो मतलब कई बार देखने को मिलता है कि ये रोग किससे संबंधित है। तो बैक्टीरिया से कौन कौन से रोग होते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया से होता है प्लेग, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, तपेदिक, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस और टाइफाइड हेजा, ठीक है। ऐसे याद नहीं होगा, 2 दिन में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम बात करें बैक्टीरिया से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा होता है, प्लेग होता है बैक्टीरिया से। प्लेग, टाइफाइड किससे होगा, बैक्टीरिया से। कुष्ठ रोग, निमोनिया किससे होगा, बैक्टीरिया से। तपेदिक और काली खांसी किससे होगा, बैक्टीरिया से। और डिप्थीरिया, टेटनस, टाइफाइड और हेजा किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। तो टाइफाइड जो है, टाइफाइड, टेटनस, हेजा किससे होता है, बैक्टीरिया से। यानी प्लेग, टाइफाइड, कुष्ठ रोग, निमोनिया, तपेदिक, काली खांसी, डिप्थीरिया, टेटनस और टाइफाइड और हेजा किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा। टाइफाइड यहाँ पे 2 बार लिखा गया है, ठीक है। तो किससे होगा ये रोग, किससे होगा, बैक्टीरिया से। तो क्वेश्चन पूछते हैं, आंखें बंद करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं कि हेजा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। हेजा किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। कुष्ठ रोग किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। काली खांसी किससे होता है, काली खांसी तपेदिक किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। प्लेग किससे फैलता है, बैक्टीरिया से फैलता है। निमोनिया किससे होता है, डिप्थीरिया किससे होता है, किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया से होता है। देखो बच्चों, मुश्किल चीज़ें होती है मगर असंभव नहीं होती। अगर आप याद करने पे आओगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो 2-3 जगह रिपीट करोगे ना, प्लेग किससे होगा, बैक्टीरिया से। टाइफाइड किससे होगा, बैक्टीरिया से। कुष्ठ रोग किससे होगा, बैक्टीरिया से। निमोनिया किससे होगा, बैक्टीरिया से। काली खांसी तपेदिक किससे होगा, बैक्टीरिया से। डिप्थीरिया किससे होगा, बैक्टीरिया से। टेटनस, हेजा किससे होगा, टाइफाइड किससे होगा, बैक्टीरिया से होगा, ठीक है। नेक्स्ट है वस्तु एवं सेवा कर, जिसे जीएसटी भी कहते हैं हम लोग, को किस संविधान संशोधन द्वारा लागू किया था। तो कौन से संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया था जीएसटी को। तो कौन सा संविधान संशोधन था, 101वां संविधान संशोधन था, 2016 में लागू किया गया था। और लागू कब किया गया था, 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था, ठीक है। संविधान संशोधन कब हुआ था, संविधान संशोधन हुआ था 2016 में। 101वां संविधान संशोधन है जीएसटी से संबंधित। लागू कब की गई थी जीएसटी, 1 जुलाई 2017 को लागू की गई थी। दोबारा रिपीट करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। जीएसटी का जो संविधान संशोधन है वो 101वां संविधान संशोधन है। कौन सा, 101वां। शगुन के तौर पे बिल्कुल जीएसटी को लागू किया गया था। 101वां संविधान संशोधन है। 2016 में लागू किया कहते संविधान संशोधन बना था, मगर जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 में जीएसटी लागू हुई थी। जीएसटी लागू कब हुई थी, 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी।
नेक्स्ट है कि चीन की संसद का नाम क्या है। चीन की संसद का नाम है नेशनल पीपल कांग्रेस। क्या है चीन की संसद का नाम? नेशनल पीपल कांग्रेस चीन की संसद का नाम है। जापान की संसद का नाम डाइट है। और जो नेपाल की संसद का नाम क्या है? राष्ट्रीय पंचायत नेपाल की संसद का नाम है। नेक्स्ट है पीएच पैमाने का पता किसने लगाया था? जैसे हम ऊपर पढ़ रहे थे पीएच मान, इसका पीएच मान, उसका पीएच मान, तो ये है कि पीएच मान किसके बारे में किसने बताया था कि पीएच मान होना चाहिए? तो सोरेनसन ने बताया था कि पीएच मान, जो पीएच मान का पैमाना है वो किसके द्वारा दिया गया है? सोरेनसन के द्वारा दिया गया है पीएच मान का पैमाना। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? तो उसका नाम है शोरा। क्या है? शोरा। ग्रुप डी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले ही देखा गया है ये वाला क्वेश्चन कि अफगानिस्तान की संसद का नाम क्या है? शोरा। क्या है? शोरा। ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो ईरानी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है। किससे? क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है? क्रिकेट से। अफगानिस्तान के क्या कहते हैं संसद का नाम क्या है? शोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि रेडियम की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी रेडियम की खोज? मैडम क्यूरी। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रेट बेंटिंग। इंसुलिन की खोज किसने की थी? फ्रेडरिक ग्रैंड बेंटिंग के द्वारा की गई थी। परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी? जॉन डाल्टन के द्वारा की गई थी। और सौर मंडल की खोज किसके द्वारा की गई थी? कॉपर्स निकस के द्वारा की गई थी। दोबारा पढ़ते हैं। रेडियम की खोज किसके द्वारा की गई थी? मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग कर लो सीधा, ठीक है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग। इंसुलिन की खोज बेंटिंग। परमाणु की खोज जॉन डाल्टन। परमाणु जॉल डाल्टन। परमाणु जॉल डाल्टन। सौर मंडल की खोज किसी की थी? कॉपर निकस। सौर मंडल की खोज कॉपर निकस। रेडियम मैडम क्यूरी। इंसुलिन बेंटिंग। परमाणु जॉन डाल्टन। और सौर मंडल कॉपर्स निकस। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पुलित्जर जो पुरस्कार है वो संबंधित साहित्य और पत्रिका के क्षेत्र में 1917 में दिया गया था। पुलित्जर जो पुरस्कार है वो 1979 में दिया गया था, वो वास्तुकला से संबंधित है। ग्रैमी पुरस्कार जो है वो संगीत से संबंधित है, 1959 में लॉन्च हुआ था। एबल पुरस्कार जो है वो गणित से संबंधित है। पुलित्जर साहित्य और पत्रिका से संबंधित है। पुलित्जर वास्तुकला से संबंधित है। ग्रैमी संगीत से और एबल पुरस्कार गणित से संबंधित है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं का समावेश किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को मानक भाषाओं के अंदर जो कि अनुसूची 8 के अंदर है में सम्मिलित किया गया था? तो कौन सा संविधान संशोधन था? 92वां संविधान संशोधन, 1992 वाला संविधान संशोधन 2003 का। तो 92वां संविधान संशोधन 2003 के अंतर्गत बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, मैथिली और संथाली भाषाओं को क्या कहते हैं मानक भाषाओं के अंदर संविधान के 8वीं अनुसूची के अंदर सम्मिलित किया गया था। जैसे क्वेश्चन कई बार ऐसे बन सकता है और क्वेश्चन कई बार ऐसा भी बन सकता है कि आपको पूछा जाएगा कि इनमें से कौन सी मानक भाषा नहीं है। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली दिया होगा और इनकी जगह क्या होता है कि चौथे ऑप्शन में कुछ और दिया हो, ठीक है। और एक बार जरूर ध्यान रखना कि इंग्लिश जो अंग्रेजी है हमारी मानक भाषा नहीं है। नेक्स्ट है महाद्वीपों के समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो महाद्वीपों में समांतर किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? तो पश्चिम भाग में पाई जाती है। अब किसी भी आप महाद्वीप को देखेंगे तो जो मरुस्थल होगा वो उसके बेसिकली कौन सी साइड में होगा? पश्चिम के साइड में होगा। नेक्स्ट है कि प्रसिद्ध पुस्तक पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो पृथ्वीराज रासो जो है किसके द्वारा लिखी गई थी? चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी? पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई द्वारा लिखी गई थी। और राजतंत्री किसकी पुस्तक है? राजतंत्रिणी है कल्याण की। किसकी? कल्याण की। और तारीख यामिनी किसकी है? उत्बी की। किसकी? उत्बी की है। दोबारा करते हैं। पृथ्वीराज रासो किसकी है रचना है? चंद्र बरदाई की। पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? चंद्र बरदाई की रचना है। राजतंत्रिणी किसकी रचना है? कल्याण की। राजतंत्रिणी किसकी रचना है? कल्याण की। और तारीख यामिनी किसकी रचना है? उत्बी की। किसकी? तारीख यामिनी उत्बी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बड़ा सा है। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत देश में 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने का प्रावधान किया गया था? क्वेश्चन कह रहा है कि एक संविधान संशोधन हुआ था जिसके अंदर 21 का अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया था और कहा गया था कि 6 साल से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क। अनिवार्य का मतलब है कि कंपलसरी है, आप
14 साल के बच्चे नीचे के बच्चे से आप क्या कहते हैं काम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। जैसे होता है ना कि बाल श्रम होता है, बाल श्रम नहीं करा सकते, मजदूरी नहीं करा सकते। 6 से लेकर 14 साल के बच्चे के लिए पढ़ना बहुत कंपलसरी है। अगर किसी के पेरेंट्स ऐसा नहीं करते तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। ठीक है, ये इस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अनुच्छेद कौन सा 21 का है, वो क्या बताता है कि 6 से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क मतलब गवर्नमेंट उनको शिक्षा प्रोवाइड करेगी बिना किसी पैसों के। ठीक है, कि मौलिक अधिकार मतलब निःशुल्क का मौलिक अधिकार दिया गया है। तो किस प्रावधान के द्वारा किया गया है, किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है, वो संविधान संशोधन 86वां संविधान संशोधन 2002। कौन सा 86वां संविधान संशोधन 2002। दोबारा से पढ़ते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंतर्गत एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 21 का, जिसके अंदर बताया गया था कि 6 वर्ष से लेकर 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है और निःशुल्क कर दी गई है। नेक्स्ट है, बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। तो बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, अरुंधति रॉय। कौन है, अरुंधति रॉय है बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है, न्यायमूर्ति लीला सेठ। कौन है, न्यायमूर्ति लीला सेठ। ये उच्च न्यायालय के बारे में बात कर रहे हैं, हाई कोर्ट के बारे में। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीश कौन थी, जज कौन थी पहली, मीरा साहिब फातिमा बीबी। कौन थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट की जज थी। अगर पूछे कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है, तो है बैचेंद्री पाल। कौन है, बैचेंद्री पाल। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन है, आशा पूर्णा देवी। कौन है, आशा पूर्णा देवी। इंपॉर्टेंट है, सारी दोबारा से करते हैं। अगर क्वेश्चन आता है कि बुकर पुरस्कार प्राप्त वाली पहली महिला कौन सी, अरुंधति रॉय। कौन सी, अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार प्राप्त महिला। अगर पूछे कि हाई कोर्ट में सबसे पहली महिला कौन थी, मुख्य न्यायाधीश कौन थी, न्यायमूर्ति लीला सेठ। अगर पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के अंदर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है। अगर पूछे माउंट एवरेस्ट पर चलने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी, तो थी बैचेंद्री पाल। अगर पूछा जाता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त पहली महिला कौन सी, आशा पूर्णा देवी। ठीक है। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि दादा साहब फाल्के अवार्ड प्राप्त पहली महिला कौन सी, तो कौन सी, देविका रानी। नेक्स्ट है, खर्ची पूजा किस राज्य का त्यौहार है। तो खर्ची पूजा किस राज्य का त्यौहार है, त्रिपुरा का त्यौहार है। किसका त्यौहार है, खर्ची पूजा त्रिपुरा का त्यौहार है। नेक्स्ट है कि किस दर्रे से होकर श्रीनगर से लेह जाने का मार्ग खुलता है। तो श्रीनगर से लेह जाना हो तो कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है। श्रीनगर से लेह जाना हो तो कौन सा दर्रा है, जोजिला दर्रा है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति के चुनाव की आयु सीमा कितनी है। तो राष्ट्रपति के चुनाव की आयु सीमा कितनी है, 35 वर्ष है। कितनी है राष्ट्रपति के चुनाव की आयु सीमा, 35 वर्ष है। तो इस सीरीज़ में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने क्या कहते हैं नियर एंड डियर्स को, अपने मित्रों को, अपने भाई बंधुओं को शेयर कीजिए, राइट। और अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट के चांसेस है, कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या कंटेंट को लेकर कुछ काम करना चाहिए, तो आप प्लीज़ मुझे भेजिए। ओके, आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।